हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर वर्क ऑफ सी वेव्स एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जियोमॉर्फोलॉजी में लास्ट चैप्टर नहीं है, तो सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू मी ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है। अगर आपके सिलेबस में कुछ नया ऐड है या फिर कोई दूसरा चैप्टर भी है एडेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं उसे भी कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि सी वेव्स एक्चुअल में क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे टर्म्स होंगे उन्हें देखेंगे पहले। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल वगैरह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जिन्हें भी नोट्स चाहिए या फिर पहले जो भी मैंने पढ़ाया हुआ अगर वो चाहिए तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट से आपको बाकी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। The work of seawater is performed by several marine agents like sea waves, oceanic currents, tidal waves, and tsunamis. But sea waves are most powerful and effective erosive agent of coastal areas. देखो, अब ये बात यहाँ पे कही गई है कि जो सी वाटर का वर्क है वो काफ़ी सारी चीज़ों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि वो सी वेव्स के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है, ओशनिक करंट के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है, जो टाइडल वेव्स होते हैं उनके द्वारा भी, और जो सुनामीज आती हैं उनके द्वारा भी। ठीक है, तो ये तो काम हो गया। लेकिन जो एक्चुअल में इरोजनल वर्क है सी वाटर का वो किसके द्वारा किया जाता है इफेक्टिव वे में? तो सी वेव्स के द्वारा। ठीक है, ये मोस्ट पावरफुल होते हैं और इफेक्टिव इरोजिव एजेंट होते हैं। इट मीन्स कि अगर हम इरोजन की बात कर ले कि सी वेव्स के द्वारा, सी वेव्स की नहीं, अगर सी वाटर में अगर इरोजन हो रहा है सी वाटर के थ्रू, तो किस वे में हो रहा है, मतलब कौन सा एजेंट है जिसके थ्रू हो रहा है, तो वो है सी वेव्स। ठीक है, अब देखते हैं कि सी वेव्स होते क्या हैं। Are formed by energy passing through water resulting it to move in a circular motion. सी वेव्स बनते कैसे हैं? तो सी वेव्स बनते हैं एक एनर्जी के थ्रू जो कि पास करता है वाटर। ठीक है, फॉर्म्ड बाय एनर्जी पासिंग थ्रू वाटर, जब वाटर से पास होता है वो एनर्जी तब फॉर्म होता है। अब देखो, जो भी सिर्फ नोट्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी एनर्जी पास कर रही है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो, और नहीं पता है तो जान लो कि विंड एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। विंड एनर्जी की वजह से जो भी फ्रिक्शंस लगते हैं उनकी वजह से ये सी वेव्स हमारे क्रिएट होते हैं, रिजल्टिंग इट टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, जिससे वाटर क्या होता है सर्कुलर मोशन में मूव करता है। ठीक है, वेव्स हमारे कैसे क्रिएट होते हैं? ऐसे ही मूव करते हैं ना, वेव्स ऐसे ही होता है ना, तो ये सर्कुलर मोशन में हो रहा है ना कुछ इस तरह का। और जो स्मॉल एकदम वेव्स होते हैं वो एकदम ऐसे भी मूव करते हैं। ठीक है, जो बड़े वेव्स होते हैं वो पूरा ऐसे भी मूव करते हैं। तो ऐसे होता है ना कि पूरा ऐसे आया, फिर एक बार आएगा तो फिर ऐसे आएगा, होते वो अपनी जगह पे स्थिर ही हैं। ठीक है, लेकिन वो इस तरह से कुछ मूव करते हैं। क्लियर हो गया सबका? उसके बाद ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है वेव क्रेस्ट, दूसरा है वेव ट्रफ, तीसरा है वेव लेंथ, वेव स्पीड, एंड इसके अलावा नहीं है कुछ, इसके अलावा भी होता है जैसे कि क्या होता है, वेव का हाइट हो गया, वेव की वेलोसिटी हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये सारे टर्म्स भी हैं। लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना, तो हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो वेव क्रेस्ट क्या होता है? द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड द क्रेस्ट, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड ट्रफ, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। वेवलेंथ क्या होता है? सक्सेसिव क्रेस्ट, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उन्हें हम वेवलेंथ कहते हैं। हम आप सोच रहे हो कि आप समझा तो रही हैं, नहीं सिर्फ पढ़े जा रही हैं इसको, तो समझेंगे हम नेक्स्ट वाले पेज में जिसमें कि अच्छे से हमारा एक फिगर है जिसको देख करके सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम नॉर्मल है। अब हाईएस्ट पॉइंट क्या? ये हमारे वेव्स हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इनको भैया हम क्रेस्ट कहते हैं। ये डिपेस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, इनको हम ट्रफ कहते हैं। और ये दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है ऐसे वर्टिकली, इनको हम कहते हैं वेव का हाइट। हो गया, बस यही है। उसके बाद हमारे पास है वेव स्पीड। इट इज़ द रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर। वेव स्पीड क्या है? जिस रेट के थ्रू हमारे वेव मूव्स करते हैं वाटर में, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेव स्पीड।
ओके। इट इज़ मेजर्ड इन नोट्स। अब ये याद रखना ज़रूरी है कि वेव जो हमारे हैं, वेव स्पीड मेज़र किस में किए जाता है, यूनिट क्या है मेजरमेंट की, तो उन्हें हम नोट्स कहते हैं। मेजरमेंट यूनिट हमारी नोट्स है। द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ वेव्स आर रिपल्स ग्रोइंग लेस दैन 1 फुट हाइट। अब देख लो भैया, पिछले वीडियो में हमने रिपल्स की बात करी थी ना, जब हम डेजर्ट में पढ़ रहे थे, जब तूफान आते हैं तो रिपल्स क्रिएट होते हैं, लैंडफॉर्म्स। तो वो रिपल्स किस तरह के थे, इस तरह के थे, इस तरह के। एक्चुअली वेव ही थे, वेव हमारे ऐसे होते हैं, और ऐसे ही कुछ हमारे डेजर्ट में भी लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। और पानी में भी आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से क्रिएट होते हैं, ठीक है। पानी आ रही है तो उसमें कुछ वेव की तरह ऐसे दिखेगा आपको, एकदम लोवेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा हाइयर नहीं होता, बहुत ही लोवेस्ट होता है, एकदम स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं, रिपल्स कहते हैं। और वैसे ही हम बोल सकते हैं स्मॉल कैटेगरी के जो हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो डेजर्ट में क्रिएट होते हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं स्मॉलेस्ट कैटेगरी के, उन्हें हम रिपल्स कहते हैं, डेजर्ट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया सबका। अब है लार्जेस्ट वेव की बात हो रही है। अब वेव्स तो भैया डिपेंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड पे भी डिपेंड करेंगे ना, कि किस वेलोसिटी से आ रही है विंड, उसके अकॉर्डिंग वेव्स हमारे क्रिएट होंगे। वो बड़े क्रिएट होंगे, छोटे क्रिएट होंगे, मीडियम क्रिएट होंगे, ठीक है। सबका साइज अलग अलग होगा, उनके लेंथ अलग अलग होंगे। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर लार्जेस्ट वेव्स अकर कर रहे हैं तो वो कहाँ पे अकर करेंगे, तो वो छोटे मोटे लेक्स वगैरह में तो अकर नहीं करेंगे। वो कहाँ पे करते हैं, ओपन वाटर में, एकदम पूरा जहाँ पे बड़ा सी आपको दिखेगा, ये वहाँ पे क्रिएट होते हैं लार्जेस्ट वेव्स, ठीक है। अकर व्हेन देयर आर बिग एक्सपेंसेस ऑफ ओपन वाटर दैट विंड कैन अफेक्ट, ठीक है। एकदम वाटर, ओपन वाटर में ये क्रिएट होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन ओपन वाटर, ओके। आगे हमारे पास है द विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव्स। यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है कि ये जो एनर्जी ऊपर में हमारी प्रोवाइड हो रही थी सी वेव्स के फॉर्मेशन में, वो एनर्जी कौन दे रहा था, कौन प्रोवाइड करा रहा था, तो वो है विंड, ठीक है। सुनामी क्या होता है, सुनामी का जिक्र हमने स्टार्टिंग में करा था, ओशनिक करेंट, टाइडल वेव्स। तो सुनामी क्या होते हैं, सी वेव्स तो हमने देख लिया, और एक्सट्रीमली हाई वेव्स काउज्ड बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के द्वारा ये क्रिएट होते हैं सुनामी, बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इरोजन की बात तो आप छोड़ दो, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, ठीक है। आगे हम वेव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले सी वेव का। तो ये बोला था ना, हाई जो हमारा पार्ट होगा उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, जो लोवेस्ट पॉइंट होगा हमारा, लोएस्ट पार्ट, उसको हम ट्रफ कहेंगे, और जो दो क्रेस्ट होंगे उनके बीच के लेंथ को हम वेव लेंथ कहेंगे। आपको इक्वल इक्वल बनाना है ताकि ये स्ट्रेट बन पाए, ठीक है। इनको हम वेव लेंथ कहेंगे। ये दो क्रेस्ट हो गए, ठीक है। इधर से अगर हम इसको उल्टा करें तो ये भी हमारा क्रेस्ट ही होगा ना, तो इसके बीच की डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये क्रेस्ट से लेकर के नीचे तक का जो हमारा ये वर्टिकल लाइन है, ये हमारा हाइट है, ओके। उसके बाद अब हम पहुंचेंगे इरोजनल वर्क ऑफ सी वाटर, क्योंकि हमें इरोजनल पढ़ना है। तो याद रखना, अभी हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इरोजनल वर्क पढ़ रहे हैं कि किस तरह से होते हैं, क्या क्या ज़रूरी है इरोजनल वर्क ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। द नेचर ऑफ कोस्टल इरोजन आर अफेक्टेड एंड डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फैक्टर। जो कोस्टल इरोजन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके नेचर को, वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी के द्वारा। वेवलेंथ कितना है, वेव वेलोसिटी कितनी हो रही है, विंड की वेलोसिटी क्या है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बेडरॉक्स ऑफ कोस्टलैंड। जो हमारे बेडरॉक्स हैं कोस्टलैंड के, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका कंपोजिशन कैसा है, ठीक है, किस तरह से वो बने हुए हैं, कौन से रॉक्स हैं उनमें। उसके अलावा टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, एंड लास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इरोजन टूल्स, ठीक है। इरोजनल टूल्स हैं अवेलेबल कि नहीं है, क्योंकि इरोजन हमने देखा हुआ है कि इरोजनल टूल्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। जैसे कि सैंड हो गए, ग्रेवल्स हो गए, पेबल्स हो गए, ये एक दूसरे से टकराते हैं, ये किसी स्टोन से जाकर के टकराते हैं, तो धीरे धीरे टकराते वो एक टाइम ऐसा होता है कि वो टूटते हैं, और फिर देन एकदम लास्ट में क्या होता है, एकदम फाइन सैंड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू इरोजन होता है, या फिर जो हेल्पफुल होते हैं इरोजनल वर्क में। नेक्स्ट हमारे पास एक्शन ऑफ सी वेव्स इन कोस्टलैंड आर कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज। किस वे के थ्रू होता है जो हमारा एक्शन है सी वेव्स का, या फिर इरोजनल एक्शन है सी वेव्स का, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है,
तो पहला हमारे पास हाइड्रोलिक एक्शन, दूसरा है प्लगिंग, तीसरा है एब्रेजन, चौथा है एट्रिशन, पांचवा हमारे पास है कोरोजन। ओके, सब आपने पढ़ा हुआ है, इसमें से कुछ भी पुराना नहीं है, ठीक है, सॉरी कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। हमने रिवर वाले टाइम में भी पढ़ा था, ग्लेशियर वाले में भी पढ़ा, ठीक है, तो ये सब हमारे पुराने ही है। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है, रिफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ मूविंग वाटर ऑन द कोस्टल रॉक्स। जो हमारे कोस्टल रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो साइड में हमारे रॉक्स होते हैं, ये कोस्ट है हमारा और ये हमारा वाटर है, सी वाटर। तो ये जो वेव आया उछाल करके ऐसे आ रहा है, तो ये जा करके इससे टकराएगा और टकराने के बाद जो इरोजन होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन के थ्रू क्या हुआ, इरोजन। ओके, अब ये टकराएगी तो अपने साथ इसे लेकर के भी आएगी, तो बार बार टकराएगी। तो जब ये टूटेगी ना, ये तो टकराने का प्रोसेस हो गया हाइड्रोलिक एक्शन, तो जब टूटेगी ना, जब तोड़ा जाएगा इसको, तो उसको हम प्लगिंग का प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स, यहाँ पे जाकर टकरा रही है बार बार, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा, ये रॉक्स टूटेंगे, इनका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से, जब वाटर अपने साथ लेकर आ जाएगी, तो उसे हम प्लगिंग का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एब्रेजन, is another effective mechanism of coastal erosion by marine waves with the help of tools of erosion, coarse sand, pebbles, boulder, etc. ये भी क्या है, इरोजन का ही प्रोसेस है, मरीन वेव्स में, सी वेव्स के थ्रू हमारा ये हो रहा है। लेकिन और किसकी हेल्प इसमें लग रही है, तो वो हमारे हैं इरोजनल टूल्स, जैसे कि सैंड हो गया, पिबल्स हो गया, बाउल्डर्स हो गए। इसमें तो वाटर की वजह से बार बार इफेक्ट पड़ रहा था, तो टूट रहा था सिर्फ वाटर से। अब उसके बाद है वाटर के साथ साथ जो हमारे इरोजनल टूल्स हैं, जब वो टकराएंगे तो उसके थ्रू भी इरोजन होएगा। क्लियर है। एट्रिशन, एट्रिशन में क्या हमारा इन्वॉल्व्स मैकेनिकल टियर एंड वियर एंड कॉन्सिक्वेंशियल ब्रेकडाउन ऑफ फ्रैगमेंट्स ड्यू टू देयर म्यूचुअल कोलिजन। अब इसमें क्या होता है, एट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था, एक दूसरे के साथ टक्कर खाते हैं, जो रॉक्स होते हैं, जो हमारे स्टोन्स पेबल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, जब बार बार जो है वेव्स जाएगी तो अपने साथ साथ इधर हमने देखा कि इरोजनल टूल्स भी लेके जाएगी। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि ये इरोजनल सैंड्स और टूल्स जब ये सब एक साथ जा रहे हैं तो जाकर के किसी एक रॉक से ही टकराएंगे, आपस में भी तो टकराते हैं ना, तो वही प्रोसेस को हम एट्रिशन कहते हैं। ओके, कोरोजन का प्रोसेस तो सबको पता है, इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्विंग का काम होता है, लाइक जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं। बेसिकली किसके साथ होता है, जो कार्बोनेट रॉक्स होते हैं, लाइमस्टोन वगैरह, हमारे डोलोमाइट वगैरह, उनसे होता है। ठीक है, अब वो अगर पिघल रहे हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, तो वो इरोड ही तो कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, और जैसे आप इंस्टाग्राम पे भी लाइक वाइक करते हो वैसे ही लाइक शेयर किया कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।